सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कंटिन्यूएशन में ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में, जो कि पार्ट बी में हमने रखे थे कि हम पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी लेट। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई प्लीज रिक्वेस्ट कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी रही बात इन्फॉर्मेशन की, तो वो तो आपको मिलती रहेगी। और आपको इस चैनल से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी लेट के साथ। तो आज के पार्ट भी में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बचे हुए थे। तो उसमें सबसे पहला जो कह सकते हो हमारे पास जो टाइप है वो है क्लेप्सिला निमोनिया। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये रॉड शेप आपके बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस ग्राम नेगेटिव जो रॉड शेप बैक्टीरिया है हमारे पास, या आप कह सकते हो बेसिलाई कहते हैं उनको रॉड शेप को, तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट वाला जो लाइक हम पैथोजेनेसिटी के ऊपर देख रहे हैं, तो हमारे पास है क्लेप्सिला निमोनिया। तो क्लेप्सिला निमोनिया क्या है आपका, एक कह सकते हो कॉज एजेंट है, कॉज एजेंट ऑफ निमोनिया। जो नॉर्मली आप कह सकते हो कि निमोनिया कॉजिंग एजेंट जिसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं वो यही है, क्लेप्सिला निमोनिया। और अगर आप कह सकते हो कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड, तो उसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस रिस्पॉन्सिबल है। चलिए बात करते हैं इसमें क्लेप्सिला निमोनिया के बारे में। तो ये क्लेप्सिला निमोनिया जो निमोनिया कॉज करता है वो कम्युनिटी बेस पे या एनवायरमेंटल बेसिस पे कॉज करता है, ये वेंटिलेटर एसोसिएटेड वाला नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ये नेचुरल फ्लोरा होता है हमारे नोज का, माउथ का, स्किन का, जीआई ट्रैक्ट का एंड इंटेस्टाइन का। नेचुरल फ्लोरा का मतलब है जैसे हमारी बॉडी में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प भी करते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में एस्चेरिशिया कोलाई होता है, ई कोलाई, जो हमें मेटाबॉलिज्म, अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे आपका, और इवन अगर जैसे कोई फर्दर हो तो उसमें भी वो हेल्प करता है। तो यही है कि ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा में है, कहाँ कहाँ पर, नोज पर, माउथ पर, स्किन पर, जीआई ट्रैक्ट में एंड इंटेस्टाइन में। ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन सॉइल एंड वाटर। एनवायरमेंटल बेसिस पे अगर बात करें तो ये सॉइल और वाटर में हमें मिलते हैं। ठीक, नेचर की बात करते हैं तो नॉन मोटाइल होते हैं नेचर में, लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं, मतलब ये लैक्टोज को फर्मेंट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। देन फैकल्टिव एरोब्स होते हैं, फैकल्टिव एरोब्स मतलब ऑक्सीजन नीडेड है लेकिन ये स्लगिश एरिया में रहते हैं। देन नेक्स्ट इज वायरुलेंस की बात करते हैं, मतलब इनके अंदर वो कौन से ऐसे टॉक्सिन या एंजाइम्स प्रेजेंट है जिससे ये हमें हार्म करते हैं। ठीक, तो इनके अंदर जो मेन टॉक्सिन प्रेजेंट एंजाइम है, एक्चुअली टॉक्सिन नहीं है, एंजाइम है, जिसको हम बोलते हैं कार्बापेनिमेस। ठीक है, कार्बापेनिमेस में क्या है, इसी एंजाइम के थ्रू, ये क्या है आपका, इसी एंजाइम के थ्रू ये हमें निमोनिया कॉज करते हैं। ठीक है, अब निमोनिया नॉर्मली हम बता दें, निमोनिया क्या है, एक इन्फेक्शन है लंग्स की, मेनली एल्वियोली की है। ठीक है, एल्वियोलाई की इन्फेक्शन है, वहां पे जो एयर सैक्स जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, वहां पे क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कर देते हैं, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से वहां पे या तो पस या फिर फ्लूइड फिल हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज निमोनिया। ठीक है, तो ये क्या कॉज करते हैं, इनकी पैथोजेनेसिटी भी यही है कि निमोनिया कॉज करते हैं मेनली। ठीक, और अगर हम इनकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, मतलब अगर इस कॉज एजेंट की वजह से निमोनिया हुआ तो हम कैसे ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, तो वहां पे एंटीबायोटिक चलती है जिसको हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कहते हैं, मतलब ड्रग का क्लासिफिकेशन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, तो वो हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग निमोनिया कॉज बाय क्लेप्सिला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरे नंबर पे हमारे पास है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजिंग एजेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा मेनली। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा करते क्या है, मतलब लाइक इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला तो ये स्मॉल होते हैं, रॉड शेप होते हैं लेकिन स्मॉल इन साइज होते हैं। अगर रिलेशन में देखें तो बाकियों से थोड़ा स्मॉल होते हैं। स्लेंडर एंड नॉन मोटाइल, स्लेंडर मतलब थोड़ा सा स्लीक। ठीक है, नॉन एसिड फास्ट होते हैं, ये नॉन स्पोरिंग होते हैं नेचर में। ठीक है, ऑल्सो नोन मतलब में ऑल्सो कह सकते हो कि अपीयर एज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ऑल्सो अपीयर एज कोकोबेसिलाई। ठीक है, कोकोबेसिलाई मतलब क्या है, कोको का मतलब होता है स्फेरिकल इन शेप और बेसिलाई का मतलब होता है रॉड। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये रॉड स्फेरिकल में हो। ठीक है, ऐसा रॉड स्फेरिकल में, ठीक, इसीलिए इनको कोकोबेसिलाई कहते हैं। मतलब कभी कभी ये ऐसा अपीयर होते हैं, हो सकता है कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हो जिसमें ये इनका शेप चेंज हो, या डिवीजन के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन, कॉलोनाइजेशन, किसी भी काइंड ऑफ इनका कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू अगर ये चेंज हो रहा है तो वहां पे हमें कोको
कोकोबैसिलाई के उसमें शेप में ये दिखते हैं। किल्ड बाय हीटिंग एट 30 मिनट्स ऑन 55 सेल्सियस। मेनली इनको हम किल कर सकते हैं 55 सेल्सियस पर अगर हम 30 मिनट्स के लिए रख दें। ठीक है, हीटिंग आपकी ड्राई और क्या बोलते हैं मॉइस्ट दोनों हो सकती है। बात करते हैं वायरलेंस फैक्टर की, मतलब इनके अंदर क्या एंजाइम या टॉक्सिन प्रेजेंट है। तो इनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है मेनली। तो पहले आते हैं इनके आउटर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि होता है OMP। ठीक है, इससे ही हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दूसरा, लिपो ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट होता है इनके इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में, तो उससे ही कॉज करते हैं। एंड देन कैप्सूल इनके पास एक होता है, तो क्या बोलते हैं उनके उस कैप्सूल में पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिसको हम कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, उससे ये हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब इन्फेक्शन की बात करें तो हमें क्या इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो मेनली 2 टाइप के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। पहला जो होता है ये जो हमारे पहले के 3 है, मेनिंजाइटिस, लेरिंगो आपका एपिग्लोटाइटिस, ठीक है, एंड देन निमोनिया। ये जो 3 है इसको इन्वेजिव कहते हैं। इन्वेजिव इन्फेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंदर जाके अंदर मल्टीप्लाई करके कॉलोनी क्रिएट करके तब हमें ये हार्म कर रहे हैं। और बाकी सपोरेटिव लेशन और ब्रोंकाइटिस ये इन नॉन इन्वेजिव है। ये क्या है? नॉन इन्वेजिव का मतलब है कि ये अंदर नहीं जा रहे हमारी बॉडी के। ठीक है, ये बाहर से ही, मतलब हो सकता है सरफेस एरिया पे है, ये रुक कर कॉलोनाइज करके मल्टीप्लाई करके ये कंडीशन कॉज कर रहे हैं। मेनिंजाइटिस आप सब जानते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। लेरिंगो एपिग्लोटाइटिस का मतलब होता है, इसको कूप भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्रूप। ठीक है, तो कूप डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें ये लेरिंगो और आपके एपिग्लोटिस का इन्फ्लेमेशन करा रहे हैं। निमोनिया मैंने आपको बता दिया है अभी। सपोरेटिव लेशंस क्या होते हैं? सपोरेटिव का मतलब होता है पस फिल्ड, तो ये लेशंस कॉज करते हैं ऑन द स्किन। लेशंस कॉज करते हैं ऑन द स्किन, मतलब आपकी त्वचा पर, और उस लेशन में पस फिल हो जाता है। ब्रोंकाइटिस मतलब आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। देन नेक्स्ट इज आपका इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स चलती है, जिसमें 3 टाइप की एंटीबायोटिक्स मेन चलती है। पहला है आपका कोट्राइमोक्सेल, ठीक है, ट्राइमोक्सेल, एंड देन क्लूवेनिक एसिड, एंड देन एम्पिसिलिन। ठीक है, एम्पिसिलिन चलती है इसमें। तो ये हो गया आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो है हमारा सूडोमोनास एरिजिनोसा। ठीक है, तो सूडोमोनास एरिजिनोसा आपका एरुजिनोसा जो आपके मींस काइंड ऑफ बैसिलाई है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, वो आपका मिलता है सॉइल, वाटर और एयर में। कहाँ मिलता है? सॉइल, वाटर और एयर में मेनली मिलता है। और ये मेन कॉज होता है आपका, मतलब कॉज एजेंट होता है HAI, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में आप कह सकते हो कि मेनली ये हमें देखने को मिलता है ज्यादातर इन्फेक्शंस में। ठीक है, सूडोमोनास एरिजिनोसा जो आपका टाइप है वो हम इसको ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन भी कहते हैं। ऑपर्चुनिस्टिक जैसे हमने बात करी थी, ऑपर्चुनिस्टिक का मतलब होता है जहां मौका मिलो वहां पे इन्फेक्शन कॉज कर देता है। जहां इसको मौका मिलेगा वहां पे, मतलब कह सकते हो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, ठीक है, कोई ससेप्टेबल पेशेंट है, तो इजीली ये इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कैपेबल है। एरोब्स होता है नेचर में। ठीक है, किल्ड एट 55 सेल्सियस फॉर 1 आवर। 1 घंटे पर अगर हम इतनी हीट पर रखते हैं आपके ड्राई या मॉइस्ट हीट पर, तो 55 सेल्सियस तक की, तो ये नॉर्मली कह सकते हो किल हो सकता है। हाँ, एक चीज ये एक खासियत है कि रेजिस्टेंट होता है डिसइंफेक्टेंट, मतलब कोई भी डिसइंफेक्टेंट ये इस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपका डेटॉल, सेवलॉन, ये सारी चीजें हैं, तो इस पे काम नहीं करता। वायरलेंस फैक्टर की अगर बात करें तो एक्सोटॉक्सिन होता है, जिसमें आपका होता है पायोजेनिक, ठीक है, पायरोजेनिक होता है, और एक एंडोटॉक्सिन होता है जो कि होता है पायोसाइनिन। ठीक है, तो पायोजेनिक जो होते हैं वो कह सकते हो कि ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो पस बनाता है, और पायो का आपका जो साइनिन है ये ब्लू पस बनाता है। ब्लू पस कैसे बनाता है? पहली चीज, जब ये पस क्रिएट करता है तो उस पस में प्रेजेंट आरबीसी जो होती है, ठीक है, मान लीजिए जो WBC से पस बनता है, ठीक है, आपका मेनली जो आपने मैकेनिज्म पढ़ा है अभी तक, जो रिलेटेड आरबीसीज है, जो आपके सपोर्टिव आरबीसीज हैं अगर वहां पे हैं, तो ये जो पायोसाइनिन होता है ये उन आरबीसीज का हीमोलिसिस करता है, उनका डिस्ट्रक्शन करता है, फिर उनमें प्रेजेंट जो आयरन होता है इसका ऑक्सीडेशन करा देता है। आयरन का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करा देगा, और ऑक्सीडेशन जैसे ही आयरन का होगा तो एक ब्लू कलर निकलता है, तो हमें जो वहां पस देखने को मिलेगा वो ब्लू कलर इन नेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो जो भी कंडीशन ये करता है, जैसे हम मान लीजिए इसने स्किन इन्फेक्शन किया या इसने नेल इन्फेक्शन किया, तो वहां पे जो पस बनेगा वो ब्लूइश कलर का होगा, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि सूडोमोनास एरिजिनोसा ने, मतलब इसके पीछे वो कॉज फैक्टर है। अब बात करते हैं पैथोजेनिसिटी। मैंने जैसे बताया मेनली HAI कॉज करता है,
हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो वहां पे हम क्या देख सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस देख सकते हैं। बर्न वुंड में जो इन्फेक्शन होता है वो हम इसमें देख सकते हैं। स्किन पर रैशेस हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे पस फिल्ड रैशेस हो सकते हैं। नेल इन्फेक्शन, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ ब्लू कलर की पस फिलिंग है तो ये है, ठीक। बेड सोर इन्फेक्शन मतलब आपका प्रेशर अल्सर्स, ठीक। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। निमोनिया देख सकते हैं इसके ड्यू कंडीशन के थ्रू, और बैक्टीरियमिया देख सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स चलती हैं, जो कि आपका ड्रग ऑफ चॉइस मतलब जो मेनली यूज करते हैं वो होता है जेंटामाइसिन। क्या होता है, जेंटामाइसिन। और सेकेंडली ये भी मैं बता दूं कि ये जो सुडोमोनास है आपका, ये रेजिस्टेंस होता है, मतलब कई सारे फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स को रेजिस्ट कर जाता है, इसके अंदर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसमें जब भी हम ट्रीट करते हैं तो थर्ड जनरेशन की ड्रग यूज करते हैं। अगर फर्स्ट सेकंड ये कर चुका है रेजिस्टेंट तो थर्ड जनरेशन की हम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की। तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस आपका कॉज एजेंट है पर्ट्यूसिस का, ठीक है। पर्ट्यूसिस आप जानते हैं जिसको हम वूपिंग कफ कहते हैं, और वूपिंग कफ को और क्या कहते हैं, 100 डेज कफ, मतलब एक ऐसी काइंड ऑफ कंडीशन जिसमें आप 100 डेज अप्रोक्सीमेटली देखते हो कफिंग का, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में, तो कोको बेसिलाई होता है, ठीक है, प्योर बेसिलाई नहीं, कोको बेसिलाई है, ठीक है। लियोमॉर्फिक है आपका स्ट्रक्चर में, ठीक है। वायलेंस की बात करें तो इसके अंदर एक ही टॉक्सिन प्रेजेंट होता है जिससे कॉज करता है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन कहते हैं इसको, जो कि ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन होता है। ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन मतलब ये ट्रेकियल इन्फेक्शन कॉज करता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन और स्पाज्म क्रिएट करता है, इन्फेक्शन विद इन्फ्लेमेशन स्पाज्म क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो वहां पे आप कह सकते हो मसल्स हैं, ट्रेकियल मसल्स हैं आपके, ठीक है, ब्रोंको मसल्स हैं, वहां पे ये स्पाज्म करा देगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनिशिएटेड कफिंग होगी, ये होता है, ठीक है। पर्ट्यूसिस इन 3 फेजेस, अब देखो 3 फेजेस में पर्ट्यूसिस होती है। बात करते हैं, पहला प्रोड्रोमल स्टेज है। प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होता है, 5 से 10 दिन इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है पर्ट्यूसिस का, कि 5 से 10 दिन जैसे इन्फेक्शन आपके अंदर गया बॉडी में, सॉरी ये पर्ट्यूसिस गया, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, तो वो 5 से 10 दिन लेगा मल्टीप्लाई करके आपको इन्फेक्शन कॉज करने में। 5 से 10 दिन के बाद आपको माइल्ड सिम्टम्स देखेंगे, जैसे नॉर्मल कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको दिखेंगे, वो हो गया आपका प्रोडर्मल स्टेज, ठीक है। देन 5 से 10 दिन के बाद 6 से 8 हफ्तों तक आपको एक खांसी, सीवियर कफ आपको देखने को मिलता है इसमें। क्यों, क्योंकि इसने क्या करा दिया है, ब्रोंकोस्पाज्म करा दिया है, जो हमने बात करी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन विद स्पाज्म, ठीक है, वहां के मसल्स का स्पाज्म करा दिया, इसकी वजह से कफिंग होती है और काफी सीवियर कफिंग होती है, ठीक है। देन आपका कन्वल्सेंट स्टेज होता है, मतलब ये डिक्रीजिंग स्टेज होता है, इसमें आप कह सकते हो कि जो सिवियरिटी थी इस पायरोजाइमल स्टेज में वो अब इंक्रीज हो रही है, सॉरी अब डिक्रीज हो रही है नेचर में। तो उससे क्या होता है, जो कफिंग इतनी ज्यादा सीवियर थी वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती है, मतलब कह सकते हैं रिकवरी फेज होता है जिसमें सीवियरिटी डिक्रीज होती है और 2 से 4 हफ्ते उस चीज में लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट बात करते हैं आपके हेलिकोबैक्टर पर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, तो वो आपका है कैम्फाइलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर। तो कैम्फाइलोबैक्टर में क्या है कि आपका ये जो दोनों टाइप है ये सिमिलर ही है, बस कैम्फाइलोबैक्टर आपका मेनली कॉज करता है जीवीएस मतलब ग्यूलियन बैरन सिंड्रोम, ठीक है। एंड हेलिकोबैक्टर मेनली आपका कॉजिंग एजेंट होता है ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। तो दोनों सिमिलर हैं, उनके बारे में बात करते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक सेम हैं। ये दोनों माइक्रो एरोफिलिक्स होते हैं, ठीक है, मतलब इनको ऑक्सीजन नीडेड है लेकिन कम ऑक्सीजन, 5% 10%, अगर ज्यादा मिलता है 20% से तो ये मतलब सरवाइव नहीं कर पाते। हेलिकल इन शेप होते हैं, मतलब ये रॉड होते हैं लेकिन ऐसे हेलिकल शेप में होते हैं, ऐसे ऐसे हेलिकल शेप में होते हैं, ठीक है। स्मॉल एंड थिन होता है, ठीक है, पतले और वो होता है। रैपिड डार्टिंग मोटिलिटी इनमें देखने को मिलती है। पोलर या फिर बाइपोलर फ्लैजिला होता है, मतलब दोनों एंड पर हो सकता है या फिर किसी एक एंड पर फ्लैजिला हो सकता है। थर्मोफाइल्स होते हैं, ये थर्मोफाइल्स मतलब ये हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं। कॉज क्या करते हैं, देखो जूनोटिक डिजीजेस मेनली ये कॉज होता है। जूनोटिक डिजीज मतलब जो डिजीजेस ह्यूमन में बाय द एनिमल आती हैं, मतलब वो कोई डिजीज इन्फेक्शन की वजह से पहले से ही वो सफर कर रहे हैं, फिर वो आपको लाइक थ्रू सिक्रीशंस कंटामिनेशन इनको वजह से ड्यू टू मतलब उनके इन्फेक्शन से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज जूनोटिक डिजीज। मतलब एनिमल टू ह्यूमन अगर हो रहा है दैट इज जूनोटिक। तो जो ये कह सकते हैं उनका ट्रांसफर है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो भी यही है कि एनिमल्स के थ्रू आप तक पहुंचते हैं, मतलब आपके पेट्स से
बाकी बर्ड्स हो गए और ऐसी जो भी अलग अलग एनिमल्स जो आपके सराउंडिंग में उनसे। ठीक है, अब उसमें आपको डायरियल इलनेस देखने को मिल सकता है, गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है, और मेजरली अगर बात करें पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए तो हेलिकोबैक्टर फैक्टर है, और ग्यूलियन बेयर सिंड्रोम जो है आपका उसके लिए कैंपाइलोबैक्टर आपका वो है। ठीक है, आपका कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, पहला आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, जो इनर म्यूकोसा होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उसमें इरिटेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या बोलते हैं, अल्सर्स क्रिएट हो जाते हैं, और एसिड भी प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, तो वो और थोड़ा सा एग्रीवेटिंग फैक्टर के काम करता है। ठीक है, जो प्रोवोकिंग फैक्टर का काम करता है, इस वजह से वो अल्सर और बढ़ जाते हैं, दैट इज पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक, अच्छा आप ये भी कहोगे कि अच्छा जैसे हमारे स्टमक में पहले से एसिड प्रेजेंट है तो हम ऐसा पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी हम बैक्टीरिया या ऐसा कुछ जाता है तो वो किल हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कैंपाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर एसिड रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इनका नेचर ही है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे स्टमक के एसिड से किल नहीं हो पाते। ठीक, दूसरा बात करें गुलियन बेयर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये आपका इरिटेशन कॉज करता है स्टमक की इनर लाइनिंग में, लेकिन ये अफेक्ट आपके सीएनएस को करता है। ठीक है, सीएनएस को अफेक्ट करके ये पैरालिसिस कॉज करता है। ठीक है, मस्कुलर पैरालिसिस कॉज करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में, तो अगर गुलियन बेयर सिंड्रोम है तो उसके ट्रीटमेंट में चलता है आपका मेनली इरिथ्रोमाइसिन एंड फ्लोरोक्यूनिनॉल चलते हैं, और अगर पीयूडी की बात करें, पीयूडी में आपका चलता है मेनली मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल मींस आपका पेप्टिक अल्सर में, और इरिथ्रोमाइसिन और ये सारे आपका जीवीएस में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो टॉपिक है वो है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड मैन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रूसेला अबॉर्टस। ठीक है, यहाँ टॉपिक लिखना मैं भूल गई हूँ आई थिंक। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ब्रूसेला अबॉर्टस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कवर हुआ था 1887 में। ठीक है, 1887 में बाय डेविड ब्रूस। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ब्रूसेला अबॉर्टस है। ठीक, स्मॉल होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है इन नेचर, और अपीयर होता है चेन या क्लस्टर में, कभी भी सिंगली नहीं मिलता है हमें। स्ट्रिक्ट एरोब्स होता है। ठीक है, मतलब अगर एनारोब कंडीशन में रखेंगे तो ये नहीं सरवाइव करेगा। सेंसिटिव टू हीट एंड एसिड होता है, थोड़ी सी भी मतलब थोड़ा सा भी अगर हमारे पास लो एसिड भी होगा ना तो ये क्या बोलते हैं इजिली किल हो जाएगा, और हीट से भी सेंसिटिव है, तो नॉर्मली अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो भी ये किल हो जाएगा। हीट की अगर बात करें तो 60 सेल्सियस अगर 10 मिनट के लिए भी रखते हैं तो ये किल हो जाएगा। एसिड की बात करें तो लोअर देन 5 pH अगर हम रखते हैं इसको, लोअर देन 5 pH पे अगर रखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली किल हो जाता है। कॉज क्या करता है, ब्रूसेलोसिस। ठीक है, ब्रूसेलोसिस में क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म फीवर एपिसोड चलता है मेनली नाइट में, मतलब हर रोज रात में, मतलब आप कह सकते हो वीक्स में या मंथ तक ये चलता है, आपको फीवर होता है, और फीवर काफी हाई लेवल का होता है, मतलब हाई ग्रेड फीवर होता है। तो हाई ग्रेड फीवर की वजह से मेनली नाइट में उससे आपका सीएनएस और पीएनएस अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो जो रिलेटेड कंडीशन जैसे एंडोकार्डाइटिस, आपका मेनिंजाइटिस, ये सारी चीजें होने के चांसेस है, जिसकी वजह से इंसान का एक कह सकते हो फेटल कंडीशन भी हमें देखने को मिलता है सीवियरिटी में। ठीक, तो इसीलिए ब्रूसेलोसिस का ट्रीटमेंट जरूरी है। ब्रूसेलोसिस का ट्रीटमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म में चलता है, जैसे आपका मेनली बात करें कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है एंटीबायोटिक की, जिसमें मेन जो चलता है रिफाम्पिसिन और डॉक्सीसाइक्लिन चलती है, और वो अप्रोक्सीमेटली 6 हफ्तों तक चलती है, मतलब 1.5 महीने तक दवा चलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, जो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ, जिसमें हम इसी यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और वो होगा स्पाइरोकीट्स। ठीक है, तो स्पाइरोकीट्स को पढ़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।